अगर आपके दिमाग को ये क्वेश्चन खल रहा है कि सीसेट को किस तरह से क्वालिफाई करें, या तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा तो कौन सा स्ट्रेटजी होना चाहिए जिससे कि हम सीसेट को पक्का क्रैक कर पाए, या तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन होता है कि वो प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए जिससे कि हम इजीली सेल थ्रू कर ले और सीसेट के लिए जो वरीज है उसको हम छोड़ पाए, तो आप एकदम ही सही जगह पे आए हो, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीसेट 2025 के बारे में। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि स्टूडेंट्स को सीसेट डिफ़िकल्ट क्यों लगता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना। एक बार जड़ पता चले तो हमें पता चल जाएगा कि वो कौन कौन सी चीज़ है जिसके ऊपर ध्यान देना है जिससे कि आपका सीसेट 2025 क्वालिफाई हो जाए। और एक बार आपको ये पता चला कि अच्छा ये चीज़ प्रिपेयर करनी है, तो हम नेक्स्ट क्या सोचेंगे, हम ये डिस्कस करेंगे कि कहाँ से क्वालिफाई करना है, मतलब कहाँ से उस चीज़ का सोर्स क्या होगा, कहाँ से उसको पढ़ना है ना। ये आपका होगा सेकेंड स्टेप। और जैसे हम ये डिस्कस कर लेंगे कि ये चीज़ पे ध्यान देना है सीसेट के लिए, कहाँ से पढ़ना है, सोर्स पता चल गया, नेक्स्ट बात होगी किस तरह से उसको प्रिपेयर करना है, मतलब कि उसका प्रिपरेशन प्लान क्या होना चाहिए। एक बार आपको प्लान भी पता चल गया, वो भी पूरा हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कितने घंटे हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी सीसेट के लिए, क्योंकि जीएस बहुत ही डिमांडिंग है, इतना सारा दरिया है वो, इट्स लाइक अ सी, यू हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ थिंग्स देयर, है ना, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो जीएस बहुत ही डिमांडिंग है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो पूरा आपका टाइम सक कर लेता है। तो हमें क्या समझना है कि सीसेट सिर्फ क्वालिफाई करना है, तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाए कि कम से कम मिनिमम एफर्ट में लेकिन पक्का गारंटी से हम सीसेट को क्वालिफाई कर पाए। तो ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम है भाविक ठक्कर और आप चालू कर चुके हैं देखना यूट्यूब का बीटीट्यूड चैनल। ऑलराइट, तो जैसे हमने डिस्कस किया, सबसे पहले तो पहुंचते वो प्रॉब्लम की जड़ पे, यानी कि स्टूडेंट्स को सीसेट डिफ़िकल्ट क्यों लगता है उसको शांति से समझते हैं, क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम पता चलेगी तब उसका सोल्यूशन अपने आप सामने आएगा। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली मैं कैट 2007 से और सीसेट जब से इंट्रोड्यूस हुआ है 2011 से पढ़ाता आ रहा हूँ, और मैं स्पीपा में पढ़ाता हूँ, तो हर साल 300 मिनिमम स्टूडेंट्स स्पीपा में मेरे पास पढ़ते। स्पीपा की जो अलग अलग ब्रांचेस है वहाँ पे, तो हर एक साल मिनिमम 300 है ना, प्लस स्टूडेंट्स पढ़ाए, पर्सनल स्टूडेंट अलग अलग इंस्टीट्यूट में, वो बात अलग है। तो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से ये स्टूडेंट्स की अंडरस्टैंडिंग और उसका लेवल में देखता आ रहा हूँ। तो देखिए हुआ क्या है, अगर मेरे ऑब्जर्वेशन की बात करूँ तो मैंने ये पाया है कि स्टूडेंट्स का एप्टीट्यूड का लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 2011 से अगर 2024 की बात करूँ तो धीरे धीरे डिक्रीज होता पा रहा हूँ। अब मैं एक तरफ अगर सिलेबस देखूँ तो वो तो टफ हो रहा है, लेकिन दूसरे तरफ सिलेबस इन द सेंस स्कूलिंग का सिलेबस है ना, आप जब स्कूल में ही मैथ्स तो पढ़े हो, तो ये जो है वो आपका टफ होता जा रहा है, लेकिन सामने मैं ये पा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स का एप्टीट्यूड का लेवल कम होता जा रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, तो मैंने थोड़ा देखा कि अपना एजुकेशन सिस्टम स्कूलिंग पे ऐसे, क्योंकि आप स्कूल से के थ्रू तो आ रहे हो है ना, आपने मैथ्स रीजनिंग पहले तो और कहीं पे पढ़ी नहीं है, कॉलेज में तो आप फिर कॉमर्स या साइंस उसके ऊपर ज़्यादा पढ़ते हो। तो अगर आपका एप्टीट्यूड की बात करूँ तो आपने लास्ट स्कूल में पढ़ा था, तो मैंने देखा कि ये स्कूलिंग सिस्टम में फ़र्क क्या आया है। तो मैंने देखा पहली चीज़ तो स्कूलिंग के साथ साथ ट्यूशन्स बहुत ही एक्स्ट्रा आ गए। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैंने 10th के पहले कभी ट्यूशन नहीं ली थी, 10th में भी नहीं, सॉरी 12th में मैंने एक सब्जेक्ट सिर्फ इंग्लिश के लिए कि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए उसके लिए मैं गया था, और 12th में भी मेन चीज़ यही थी कि वहाँ पे प्रैक्टिस होती रहे। लेकिन आजकल स्टूडेंट सीखने के लिए डिपेंडेंट है, प्रैक्टिस के लिए नहीं, खुद सीखना सीखा ही नहीं है। दिक्कत कहाँ पे, थोड़ी समझिए। अब यहाँ पे सब जगह हो क्या रहा है, स्कूलिंग में या ट्यूशन पे मैंने ये देखा कि स्पून फीडिंग हो रही है, और स्पून फीडिंग इज़ द एनिमी फॉर एप्टीट्यूड। यानी अगर आपको एप्टीट्यूड डेवलप करना है, एप्टीट्यूड होता क्या है, आपकी एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग, आपकी जेन्युइन इंटेलिजेंस। वो जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग तब बनेगी ना जब आप सोचोगे, जब कोई आपको स्पून फीड करके रट्टा मरवा देगा कि बेटा ऐसा क्वेश्चन आए ना तो बस ऐसे कर लेना है, ऐसा क्वेश्चन आए ना बेटा तो इस तरह का मेथड कर लेना है,
तो आपको उसके पीछे का मैकेनिज्म ही नहीं पता। और सीसेट को बेखूबी ये पता है कि आप किस टाइप के एजुकेशन सिस्टम से आए हो और उसको वही तो छानना है। वो सीसेट एग्ज़ाम ले ही क्यों रहा है, वो ये चेक करना चाहता है कि कितने स्टूडेंट्स का जेन्युइन इंटेलिजेंस है, जेन्युइनली वो समझ सकते हैं चीज़ों को, एप्टीट्यूड उनका अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, और जिसका नहीं है उसको उनको हटाना है। समझ में आ रहा है? तो मेन चीज़, अगर आप अभी तक मैथ्स को धिक्कार रहे हो, यानी मैथ्स उतना अच्छा है नहीं, या तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बन नहीं रहे, तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको सीखने की आदत है, सोचने की नहीं। और यहाँ पे वही सबसे बड़ा आपके लिए एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जो आपके राह में है ना, एक कांटा है वो। तो पहली चीज़, ये जो आपकी स्कूलिंग सिस्टम है उससे थोड़ा हटके जेन्युइन सोच डेवलप करनी पड़ेगी, ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, जो यूपीएससी कोचिंग सेंटर्स भी है भाई, इन्होंने भी ये पाया कि जैसे आपको कुछ जेन्युइन क्वेश्चन पढ़ाने की ट्राई करते जो सीसेट लेवल का है, तो आपसे नहीं बनता और फिर आप इरिटेट हो जाते हो। भाई मैंने तो काफ़ी कोचिंग में पढ़ा है, वहाँ पे खास बोलते कि सर टफ मत पढ़ाइए, बच्चों को आसान लगे, बच्चे खुश होने चाहिए। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि आपको जो पढ़ाया जाता है और जो एग्ज़ाम में आ रहा है उसमें कुछ मेल ही नहीं है। आप देखोगे जो आपको पढ़ाया जाता है और यूपीएससी एग्ज़ाम में जो पूछती है उसके बीच में कोई मैच ही नहीं है, वो टोटली अनमैच्ड है। तो आप फिर कैसे पास हो सकते हो? तो मेरे वहाँ पे मैं ये जो स्टूडेंट्स को प्लीज़ करने वाली टेंडेंसी है वो नहीं रखता, और इसीलिए स्टूडेंट्स शायद कम आते हैं, बट आई डोंट केयर। मुझे आपको जेन्युइन इंटेलिजेंस देना है, मेहनत करनी चाहो तो ही आपको। देखिए मेरे जो मेथड्स है वो आउट ऑफ द ब्लू है ना, आप जो मुझे जानते हैं उनको पता है, क्योंकि मैं कैट पढ़ाता हूँ तो एकदम लॉजिकल। जब आपका लॉजिक डेवलप हो जाता है ना, इट्स लाइक मैट्रिक्स, है ना। अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी हो बैक इन 1990s, तो आपकी जब, या तो अगर आपको पता हो डॉन ब्रैडमैन, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, जो कि क्रिकेट के गॉडफादर बोल सकते हो, है ना। तो उन्होंने ये बताया था एक बार कि द बेस्ट टेक्निक फॉर बैटिंग इज टू हैव नो टेक्निक। मतलब आपको टेक्निक के बारे में अगर सोचना पड़ रहा है अगर बैटिंग करते वक्त, तो आपकी टेक्निक उतनी अच्छी नहीं है अगर वो नेचुरली ही हो जाए, है ना। द बेस्ट टेक्निक इज टू हैव नो टेक्निक, मतलब आपको टेक्निक सोचनी पड़ जाए तो फिर, तो यही चीज़ है, जेन्युइनली इंटेलिजेंस बनिए। तो वो जेन्युइनली इंटेलिजेंट बनने के लिए, वो जेन्युइनली इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए, जिसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं, आपको मैं अलग अलग स्टेप्स के थ्रू पास कराऊंगा, और वो इम्पोर्टेंट है। और अगर आपको वो करने की तैयारी है तो ही मेरे साथ टिके रहना है। भले काफ़ी स्टूडेंट नहीं रहते क्योंकि उनको लगता है अरे इतना सब कहाँ ज़रूरत है। फिर पता चलता है जब एग्ज़ाम डे आता है तो पता चलता है हाँ भाई ये ज़रूरी था। आप भी 1 साल 2 साल के बाद आ सकते हो, जब आप 2 बार फेल हो जाओ तब पता चलेगा कि ये बहुत ज़रूरी है। खास करके जो आप 2 साल के पैटर्न को देख रहे हो, अब तो ये पक्का ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जैसे हम समझ जाते हैं तो हम अब ये बात कर सकते हैं कि अच्छा हमें प्रिपेयर करना क्या है ना। क्योंकि प्रॉब्लम पता चल गई कि हमें जेन्युइनली इंटेलिजेंट बनना है, एप्टीट्यूड रियल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। भाई हमारा तो नाम ही है ना। बीटीट्यूड क्या है भाई? भाविक ठक्कस एप्टीट्यूड टेक्निक, जो मैं पढ़ाता हूँ उसका टैगलाइन क्या है? लर्न द रियल एप्टीट्यूड, है ना। रट्टा वट्टा नहीं, रट्टेबाजी नहीं। तो पढ़ना क्या है देखिए, शांति से समझते हैं। पहली चीज़ तो हमारे पास भी 3 अलग अलग सेक्शंस है। तो इस पार्ट में मैं 2 पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड कर देता हूँ, हाउ टू प्रिपेयर वाले को। पहले पार्ट में हम बात करेंगे क्वांट की, दूसरे पार्ट में, क्योंकि क्वांट जो है ना वो मोर देन 50% है। अगर लास्ट 2024 की एग्जाम में देखें तो ऑलमोस्ट 44 to 45 क्वेश्चन सिर्फ क्वांट के थे आउट ऑफ 80। सो दैट इज ऑलमोस्ट 50 to 60%, है ना। तो क्योंकि इतना सारा आ रहा है, 50 to 55% बोल सकते हो, इतना सारा अगर क्वांट आ रहा है तो इस पे सबसे पहले ध्यान देना है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ क्वांट की बात कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 आएगा उसमें हम बात करेंगे रीजनिंग और साथ साथ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, कि भाई उसमें कैसे डेवलप करना है। पहली चीज़ हम बात करते हैं क्वांट की। अब सबसे पहला जो मैं इस बार ध्यान देने वाला हूँ वो है मेंटल मैथ्स के ऊपर। काफ़ी स्टूडेंट्स बोलते हैं सर सीसेट में मेंटल मैथ्स की कहाँ इतनी ज़रूरत है, अब इतने क्वेश्चंस ठीक ठाक ही आते, कुछ खास कैलकुलेशन नहीं आता। तो मैं भी देखिए आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही अजीबोगरीब लेवल का मेंटल मैथ करो, लेकिन जो बेसिक मेंटल मैथ होता है, नॉर्मल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन बेसिक डिवीज़न, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेंटल मैथ डेवलप करो। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा अंदर से समझते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है नहीं सर अब फिर भी हम वो कर लेंगे पेन से। देखो पूरा समझते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है। सिर्फ बेसिक मेंटल मैथ क्यों ज़रूरी है समझते हैं, क्योंकि
आप करने क्या वाले हो, क्वांट इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। आपके सामने एक प्रॉब्लम आता है, उसको आप सॉल्व करने वाले हो, है ना। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस 3 स्टेप से बनी हुई है, उसको 1 बाय 1 समझते हैं। जैसे आपके सामने क्वेश्चन आता है, पहला स्टेप आपका होता है रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन। आप रीड करते हो क्वेश्चन, समझते हो कि अच्छा ये डेटा दिया है, यहाँ पे ये दिया है और मुझे ये ढूंढना है ना। ये दिया है, ये दिया है, ये दिया और मुझे ये ढूंढना है। पहले तो वो क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड करते हैं, ये पहला स्टेप है प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। व्हाट इज़ योर नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप में आप ये समझते हो कि अच्छा इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, ये और ये दिया है तो मैं निकालूँ कैसे आंसर। तो आप सोचते हो अच्छा इसमें से ये परसेंटेज निकालूंगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई करूँगा और फिर इसका ये परसेंटेज कितना हुआ वो निकालूंगा तो शायद आंसर आ जाएगा। वो जो प्लान करते हो, है ना, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे आप वो प्रॉब्लम को देखते हो, पहली चीज़ आधा पढ़ के सीधा स्टार्ट नहीं हो जाना है, उसके ऊपर कैलकुलेशन करना, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको भी पता है कि 45 to 50 क्वेश्चंस तो बहुत हो गए 80 में से, तो आपको पिक एंड चूज़ करना है, आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से इस क्वेश्चंस को पिक करना है। अगर आप आधे क्वेश्चन कर लोगे और बाद में वापस जाओगे और फिर वो कुछ आगे पता ही नहीं चला तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो हमें वेस्ट ऑफ टाइम नहीं होने देना, आपको पूरे की पूरी चीज़ें समझनी रहेगी, है ना। तो वापस जब तक आपके दिमाग में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस क्लियर नहीं है कि मैं इसको इस तरह ये मेथड फॉलो करूँ, मेथड कुछ भी हो सकता है बोलो यहाँ से ये इक्वेशन बनेगा, यहाँ से ये इक्वेशन बनेगा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करूँगा और आंसर आएगा, कुड बी द वन। वो मेथड जब तक क्लिक नहीं होती, उस क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट करना कोई मायने नहीं रखता। मतलब वो टोटली टाइम वेस्ट हो सकता है, क्योंकि आधा करने के बाद आपको लगता है मुझे आगे पता ही नहीं चल रहा मैं इसको कैसे अप्रोच करूँ, तो आपका टाइम वेस्ट हो गया। तो पहली चीज़ ये समझनी है कि अंडरस्टैंड करने के बाद अगर प्लान बन रहा है तो ही उस क्वेश्चन में घुसना है, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ, आपका टाइम बचाओ। और जो क्वेश्चन आसान है, जिसमें आपको क्लिक हो रहा है, आपका माइंड उसको समझ पा रहा है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो और फटाफट क्वालिफाई करो। ये पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम हमेशा ये प्रैक्टिस करेंगे, जब भी मैं क्वेश्चन करूँगा आपको करने के लिए, मैं बोलूँगा बेटा किस तरह करेगा, तेरा प्लान बता। तू बोलेगा सर इधर से ये, इधर से ये। मैं बोलूँगा नहीं देख यहाँ पे गड़बड़ है, इधर से ये नहीं हो सकता। तो ये डिस्कशन ही आपका एप्टीट्यूड डेवलप करेगा। इट शुड बी ए 2-वे डिस्कशन, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली, जैसे आपने प्लान तो कर लिया, यहाँ से ये करूँगा, यहाँ से ये करूँगा, ये सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना, वो आपका एग्जीक्यूट करना, जो आपने प्लान किया वो आपका है थर्ड पार्ट, कैलकुलेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो, है ना। अब देखिए यहाँ पे होता क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेंटल कैलकुलेशन आपको थोड़े बहुत आने चाहिए, क्योंकि आपने जब सोचा है कि यहाँ पे ये स्टेप 1 है, यहाँ पे ये स्टेप 2 है, यहाँ पे ये स्टेप 3 है और फिर मेरा आंसर आता है, ये पूरा आपने माइंड में डिसाइड तो किया, पर हर एक स्टेप में कुछ कैलकुलेशंस है। होता क्या है, जैसे आप स्टेप 1 में जाते हो, वो कैलकुलेशन के अंदर घुस गए, किया, जैसे बाहर आते हो ना तब तक वो भूल जाते हो, क्योंकि आपका माइंड जो है वो भूल जाता है कि अच्छा अब नेक्स्ट क्या करना था, ये क्या किया था मैंने, क्योंकि आप कैलकुलेशन के अंदर चले गए। जैसे कैलकुलेशन के अंदर चले जाते हो, आपका माइंड वो फोकस नहीं कर पा रहा कि अच्छा आगे का स्टेप क्या था। फिर वापस आप क्वेश्चन काफ़ी बार पढ़ते हो, अच्छा हाँ ये तो मैंने ये सोचा था, ये आया मेरा, है ना। क्योंकि कैलकुलेशन के अंदर घुस गए तो निकलने के बाद अच्छा क्या आया था, काफ़ी बार हम भूल जाते, काफ़ी बार आपको ये एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो हम सोचते हैं अच्छा ये आया, अब अच्छा क्या था स्टेप, फिर वापस पढ़ो, अच्छा हाँ, फिर स्टेप 2 वापस अंदर गए, वापस बाहर आए। और उसमें कहीं ना कहीं अगर आप जल्दबाजी में थर्ड स्टेप पे कुछ आया और आपने सोचा ये आंसर है, तो हो सकता है वो ना हो, क्योंकि पूछा शायद आपने x सॉल्व किया, आंसर x + 25 देना था। हो सकता है आपको बोला था कि 25 साल पहले की एज आपने x मानी थी और आपको करंट एज पूछी है, तो उसमें 25 ऐड करना रह जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, है ना। जब आप कैलकुलेशन के अंदर घुस जाते हो तो आप बाहर की चीज़ें भूल जाते हो। समझ में आ रहा है। तो एक तो ये है कि वो जो आपकी लिंक टूट रही है कैलकुलेशन के दौरान, वो आप जब मेंटल मैथ क्लियर हो तो लिंक नहीं टूटेगी। एक तो ये चीज़। दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बात करने वाला हूँ वो है वर्किंग मेमोरी इंप्रूवमेंट। आपका जो वर्किंग मेमोरी होता है, ये वर्किंग मेमोरी होता क्या है, पहले शांति से इस चीज़ को समझते हैं। देखिए भाई, मेमोरी 2 टाइप की होती है। मतलब एक तो मेमोरी वो होती है कि जो आपको पास्ट की बहुत टाइम पहले की, बचपन का भी याद है ना, कि अच्छा बचपन में है ना मैंने ये आइसक्रीम खाई थी, बहुत अच्छी लगी थी, ये मूवी मुझे अभी तक याद है, अच्छा मुझे मेले में यहाँ गया था चाचा के साथ, बहुत मज़ा आया था, है ना। वो एक मेमोरी होती है जो आपको काफ़ी बार लाइफ टाइम तक रहती है।
क्योंकि बहुत आपकी शुरू की मेमोरी याद रहती है, या काफ़ी कोई भी अलग अलग है ना, वो पहला प्यार, पहली बातें काफ़ी है जो आपको याद रहती है, तो वो सब चीज़ें अलग है। लेकिन दूसरी चीज़ वर्किंग मेमोरी क्या होती है, जब आप किसी प्रॉब्लम के ऊपर वर्क कर रहे हो, तो जो प्रॉब्लम के ऊपर वर्क कर रहे हो, प्रॉब्लम की अलग अलग चीज़ें आप याद रखते हो, है ना, कि अच्छा ये स्पीड दी है, ये टाइम दिया, ये परसेंटेज दिया है, फिर आप वो सब जो चीज़ें उसके ऊपर से आपने जो मेथड डिसाइड किया कि अच्छा इसका मैं ये करूँगा, इसका वो करूँगा, वो सब एक साथ याद रख पाना, वो पहले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए आपके माइंड को, जब तक वो कंडीशनिंग नहीं हुई है, इसीलिए आपको टफ लगता है, क्योंकि आपने ऐसी कंडीशनिंग की ही नहीं है। किसे पिटे वही जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं स्कूल में, वो आपने रट्टा मार लिए, तो आपकी कंडीशनिंग हुई कहाँ है कि जब आप जेन्युइनली खुद सोचो कि अच्छा ये है ना, इस तरह करेंगे, ये इस तरह करेंगे, खुद सोचो उसका सॉल्यूशन। ऐसा कुछ क्वेश्चन जो पहले देखा ही नहीं है वो आने वाला है इसी सेट में, समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन नहीं कि जो आपको स्कूल में करवा दिया, अच्छा बेटा ऐसा क्वेश्चन आया तो ये कर लेना, ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं है। मतलब ऐसे भी आ जाएंगे जो मैं कराऊंगा, उसमें से जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था, तो जो अराउंड 53 क्वेश्चंस थे मैथ्स रीजनिंग के, उसमें से 35 क्वेश्चन, 33 to 35 क्वेश्चन वही आए थे जो मैंने कराए थे उसी टाइप के, लेकिन कुछ 20 तो अलग आए थे, है ना। तो क्योंकि वो लोग कुछ क्वेश्चंस खुद बनाते आपका जेन्युइन इंटेलिजेंस चेक करने के लिए, क्लियर है? तो वो हमें डेवलप करना पड़ेगा। तो वापस समझिए वर्किंग मेमोरी, क्योंकि आपका जो ये फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे आ गए, अच्छा एक सेकेंड ना, ये शायद एक सेकेंड, ये वर्किंग मेमोरी का एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ये है, देखिए 28 into 27। अब अगर इसको मुझे करना है, शांति से समझना है वर्किंग मेमोरी से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं मेरे दिमाग में प्लान करूँगा कि 28 into 30 माइनस 28 into 3 कर दूँ तो हो जाएगा 28 मल्टीप्लाइड बाई 30, है ना। देखिए आपके लिए मैं बाद में स्टेप लिखता हूँ, पहले ये समझाता हूँ कि मैं पूरा वर्किंग मेमोरी क्या होता है। मेरे दिमाग को याद रह गया 28 into 30, 840 माइनस 84। अच्छा 840 माइनस 84 यानी 800 माइनस 44, 800 माइनस 44 756, तो मैंने कर लिया, समझ में आ रहा है। सो देयर आर वेरियस वेज इन विच यू कैन डू इट। अगेन समझते हैं, मैंने इसको, ये मेमोरी क्या होती है, मैंने ये सब दिमाग में रखा कि अच्छा 28 मल्टीप्लाइड बाई 30 करूँगा माइनस 28 इंटू 3 करूँगा, हो गया ना 28 इंटू 27, इसी से तो आ गया, 28 कॉमन निकाल दो, ओके। अब ये एक तो मैंने माइंड में रखा, दूसरी चीज़ ये जो नंबर आया 840 माइनस 84, ये मेरे दिमाग में आया। फिर 840 माइनस 84 तो मैंने बोला पहले 40 माइनस करता हूँ, तो 800 राउंड फिगर हो जाए, और उसमें से फिर 44 और माइनस करना रह गया, 2 बार माइनस किए, 84 को मैंने 2 टुकड़े कर दिए, 40 एंड 44, सो 800 माइनस 44 इज 756। लेकिन अभी तो आपको ये बहुत लंबा लगेगा, लेकिन जब माइंड में होता है ना, जब प्रैक्टिस हो जाती है, तो मेरे लिए ऐसा था 840 माइनस 84, 800 माइनस 44, 756, मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, समझ में आ रहा है। और इसको ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही करो, आप अगर जब मेथड सीखोगे तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये कि ये सब माइंड में रखने की एक आदत पड़ जाती है, तो माइंड का स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ता है, जो आपको लेटर जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे ना, तब यहाँ पे काम आएंगे। ये आपको करना है कि नहीं करना? जो आपके 3 स्टेप थे वहाँ पे आपको याद रखना है ना कि अच्छा पहला स्टेप ये, दूसरा स्टेप ये, और तीसरे स्टेप के बाद मेरा आंसर आएगा। तो 3 स्टेप याद रखने की एक प्रैक्टिस ये छोटे से प्रॉब्लम से होगी। ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग है एक तरीके से, ये खुद भी एक छोटा सा कैलकुलेशन का प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है। इसमें भी हमने पहले डिसाइड किया कि अच्छा इसको कैसे करेंगे, प्लान किया कि भाई ये करेंगे माइनस ये करेंगे, फिर वो माइंड में रखा, उसकी प्रैक्टिस की। देखो मैं ऐसे भी कर सकता था, 27 इंटू 30 810 माइनस 54, 810 माइनस 54, 800 माइनस 44, 756, है ना। तो मैं ऐसे भी कर सकता था कि 27 इंटू 30 माइनस 27 इंटू 2, पर ये सब माइंड में होना चाहिए। आर यू गेटिंग दिस, है ना। तो देयर आर वेरियस वेज इन विच यू कैन डू इट। इवन यू कैन डू 27 का स्क्वायर प्लस 27, ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको पता हो। 27 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 729, तो 729 प्लस 27 कर लो, सो 730 प्लस 26, ये हो गया। सो देयर आर वेरियस वेज। जब आप सीखोगे ना तो नंबर से आप ऐसे खेल रहे होंगे, और ये बेसिक इस लेवल का ज़रूरी है। और आपको लगता डिफिकल्ट है, पर जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, इट विल कम टू यू विद इन अ वीक। एक वीक सिर्फ देना है। भाई छोटे बच्चे होते हैं ना, अभी मेरा बच्चा वो यूसी मास वगैरह, अगर आपको पता है वो एबिकस, यू बच्चे कैलकुलेट कर रहे हैं,
तो वो क्या आपसे ज़्यादा स्मार्ट है? नहीं है, इट्स जस्ट अबाउट प्रैक्टिस। तो लगता टफ है पर वो एक वीक आप मुझे दे दीजिए, इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आगे की राह आपकी बहुत आसान हो जाएगी। एक तो कैलकुलेशन पे आपका कंट्रोल, दूसरी चीज़ आपको ये प्रैक्टिस पड़ेगी कि चीज़ें माइंड में रखना, माइंड को ये प्रैक्टिस पड़ेगी, कंडीशनड होगा कि चीज़ें उसको याद रहेगी। जो वर्किंग मेमोरी फास्ट होगी तो कैलकुलेशंस आसान तो होंगे, लेकिन साथ में आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस भी आसानी से होने लगेगा। तो ये चीज़ है। जैसे मैंने बोला, देखिए भाई, इसका एक चीज़ सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मुझे एक मूवी याद आ रही है, क्योंकि ये जब मैंने बोला सोचा ना, तो मुझे एक मूवी याद आ गई। क्योंकि ये जब मैं सोच रहा था कि स्टूडेंट्स को मैं क्या बताऊँगा, क्यों ये करना है, वर्किंग मेमोरी क्यों इंप्रूव करनी है, तो मुझे एक मूवी याद आ गई। ये मूवी है कराटे किड। कराटे किड वैसे 2010 में भी आई थी, जो शायद आपने देखी हो, विल स्मिथ का सन, उसमें जो किड था वो विल स्मिथ का सन था। लेकिन मैं उस मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, और जैकी चैन था उसमें। लेकिन ये जो मूवी है 1984, मैंने भी शायद बहुत बाद में देखी होगी, 2000s के आजू बाजू, पर ये मूवी मुझे वो सीन याद आ गया। इसमें हुआ क्या था, ये जो बच्चा है वो कराटे सीखने जाता है, ये मियागी है, मियागी के पास कराटे सीखने जाता है। उसको बोलता है कि सर मुझे कराटे सीखना है। बोलता है देख भाई, तुझे सीखना है तो एक सिंपल कंडीशन है मेरी, मैं जो बोलूँ वो करना है, क्वेश्चन नहीं पूछना है कि क्यों करना है। मैं आपको वही बोल रहा हूँ, मैंने तो आपको समझाया अभी कि क्यों ये मेंटल मैथ्स करना है, लेकिन उसने बोला भाई क्वेश्चन नहीं करना है। तो बोला ठीक है चलो, मुझे तो कराटे सीखनी है। उसको बहुत ही, क्योंकि वो बुली हो रहा था ना, वो स्कूल में कुछ बच्चे उसको परेशान कर रहे थे, तो उसको थोड़ा फाइट बैक करना था, खुद को डिफेंड करना था। तो इसने बोला चल मैं सिखाता हूँ। तो पहले तो बोलता है बेटा 2 कपड़े ले ले, और ये जो कार्स है, बहुत सारी कार थी, बोले ये साफ़ करनी है। तो बोले कैसे करनी है? तो बोले एक हाथ में थोड़ा वो साबुन लेना है, वैक्स ऑन, दूसरे हाथ के जो पोछा है वो पोछे से वैक्स ऑफ, वैक्स ऑन वैक्स ऑफ, ऐसा करते रहना है। बोले ठीक है क्यों, लेकिन मुझे तो कराटे सीखनी है। बोले उन्हें क्या बोला था, क्वेश्चन नहीं पूछना है। बच्चा 3 दिन तक बेचारा गाड़ी साफ कर करके, अलग अलग ढेर सारी गाड़ी है गराज में, कर करके बेचारा थक जाता है। बोले सर भाई ऐसा कैसा यार, आप ऐसा क्या करा रहे हो, ये तो कुछ अनफेयर हो गया मेरे साथ। और तभी कुछ इसको जो बुली कर रहे हैं बच्चे, वो कुछ उसको मारते हो, फटाक से ऐसे उसको डिफेंड कर लेता है। सो वो जो प्रोसेस थी वो उसको सिखा गई कि किस तरह खुद को डिफेंड करना है। आर यू गेटिंग दिस? तो वो आप मुझे मत, क्योंकि देखिए मैं सिंपल बताता हूँ, मेरा खुद का कैट में 99.99 परसेंटाइल आ चुका है। हाँ, एक बार 99.98 था, एक बार 99.91 भी था। तो ये 3 क्वांट सेक्शन की बात कर रहा हूँ, मैथ सेक्शन की। DILR सेक्शन में मेरा 99.37 हाईएस्ट है। तो ये सब 3 बार 99 प्लस है दोनों में। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि मुझे पता है कि वो लर्निंग मैंने कैसे की है, बचपन से जो मेरी लर्निंग रही है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। थोड़ी मेहनत लगेगी, बट अल्टीमेटली आप अमेजिंग बन जाओगे। आप जो करोगे ना, आपका जो कंट्रोल होगा मैथ्स पे, वो अनबिलीवेबल होगा। और ये सिर्फ आपको सीसेट पे काम नहीं आने वाला, लाइफ टाइम काम आने वाला है ना। ओके, तो देखिए ढेर सारी चीज़ें होती है, लेकिन मैं इसमें से अराउंड, क्योंकि सीसेट में इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अराउंड 5 अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, 5 अलग अलग चीज़ें सिखाऊंगा, जिस पे स्टेप बाय स्टेप हमें वर्क करना है। तो 1 वीक इस पे आपको काम करना है, बाद में ही हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको स्किप अगर मेरे साथ रहना है तो नहीं करना, मैं करवाऊंगा, पहले से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ हमें करनी है, फेयर इनफ। पहला स्टेप हमारा ये रहेगा। दूसरा स्टेप, फंडामेंटल्स को हमें रियल सेंस में पढ़ना है। अब ये रियल सेंस क्या होता है? देखिए, क्योंकि मैंने ये सब पढ़ा है ना, वो जो मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स प्लीजिंग प्रैक्टिसेस चल रही है कि स्टूडेंट खुश होना चाहिए, उसको लगना चाहिए मुझे आता है। वो गलत कॉन्फिडेंस देने वाली चीज़ मैं नहीं करने वाला हूँ। वो गलत कॉन्फिडेंस क्या होता है, शांति से समझते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। ये एग्जाम्पल है, आपने ऐसे क्वेश्चन शायद अगर आपने पढ़ा है तो किए होंगे कि इसके टोटल फैक्टर्स कितने हुए। तो सर आपको सिखाएंगे बेटा कुछ नहीं करना, इसके इस तरह से प्राइम फैक्टराइज करना है। यानी जैसे कि 12 होता है तो हम 12 को क्या बोलते हैं, 4 × 3। 4 × 3 क्या होता है, 2² × 3⁻1। तो ये हो गया 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरह से ये बड़े नंबर का जब आप प्राइम फैक्टराइज करोगे तो आपको ये मिलेगा। कैसे करना है वो सब हम बाद में पढ़ेंगे, अभी जस्ट मुझे एक आइडिया देना है। अभी ये वीडियो किस लिए, आपको समझ में आया कि भाई बीटीट्यूड के साथ अगर आप जुड़ रहे हो तो हमें क्या करना है, किस तरह से पढ़ाया जाएगा और किस तरह हमें पढ़ना है, पूरा जो रूट है, राह है, वो हमें क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, तो जैसे आपने इस तरह से इसको कन्वर्ट किया, फिर यहाँ पे आपको ना रट्टा मरवा देते कि बेटा बस कुछ नहीं करना। जब भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे हो, ये पावर में एक एक ऐड कर देना है। 3 है तो 4, 2 है तो 3, 4 है तो 5 और 2 है तो 3, और मल्टीप्लाई कर दे बेटा। 4 × 3 12, 15, 180 आपका आंसर
हो गया 180 फैक्टर्स और आप खुश हो जाते हो, अरे वाह सर ने क्या सिखाया, कोई लंबा मेथड नहीं, सीधे सीधा शॉर्टकट, अनबिलीवेबल, है ना। अब दिक्कत यहाँ पे है, जैसे ऐसा कुछ पढ़ा है ना, आप भाग जाओ वहाँ से, जब तक कि वो अगर आपको रीजनिंग नहीं देता। देखिए हायर मैथ्स में समझ सकता हूँ, कुछ चीज़ें क्या होती है जो जैसे जियोमेट्री में होती है, एल्जिब्रा में होती है, हायर मैथ्स से बनती है। भाई पाई आर स्क्वायर कैसे होता है मैं बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि वो हायर मैथ्स से बना है, या तो पाई आर स्क्वायर तो फिर भी ईजी है, और मान लो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, अब ये हायर मैथ्स से बनता है, तो इसके पीछे हमें नहीं जाना है, क्योंकि जो चीज़ हायर, हमें थोड़ी डिफ्रेंसिएशन, इंटीग्रेशन, लिमिट वगैरह पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है। वो चीज़ ठीक है रट्टा मारो, पर जो चीज़ लॉजिकल है, दिक्कत वहाँ पे कि वो चीज़ रट्टा मारने से आपका एक रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा आपका ग्रोथ, और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे ये चीज़ है, अगर ये चीज़ तो पूछिए, आगे जाके सीसेट क्या पूछ सकता है, सीसेट आपको ये पूछ सकता है कि ये तो आपने कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, पर अगर आपको ये पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, अब क्या करोगे, रट्टा मारा है तो कुछ काम नहीं आएगा। या तो आपको इवन फैक्टर समझ में आ रहा है ना, जो 180 फैक्टर्स बने ना भाई इसके, इसमें से इवन कितने होंगे, है ना। या तो आपको पूछ सकता है, ये 2 बार क्यों था भाई, एक सेकेंड, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कोई बात नहीं चलेगा, इवन फैक्टर्स पूछ ले, या तो आपको पूछ ले ऑड फैक्टर्स कितने, या तो आपको ऐसे पूछ ले जितने भी फैक्टर है वो 180, उसमें से 10 की टेबल में आते हो ऐसे कितने, तो ये रट्टा कुछ नहीं चलेगा। पर अगर उस चीज़ की लॉजिक समझी होगी तो ये सब आसान हो जाएगा। या तो आपको पूछे जो भी इसके फैक्टर्स जो 180 थे, उसमें से 180 में से कितने ऐसे फैक्टर्स थे जो परफेक्ट स्क्वायर थे, परफेक्ट स्क्वायर पता है ना, 4, 36, 25, है ना, ऐसे नंबर कितने थे। तो ये कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपका रट्टा नहीं दे पाएगा, लेकिन अगर उसका लॉजिक आपने सीखा है तो आप हर एक क्वेश्चन के आंसर दोगे। तो ये चीज़ मैं सिखाता हूँ आपको, हर एक जहाँ पे भी मैं ये बोलता हूँ मेरे पास पढ़ो कहीं और से पढ़ो, पर कहीं पे भी आपको रट्टा मरवाए और वो भी बताए बगैर। अगर ऐसा बोलते कि भाई ये हायर मैथ से आया इसलिए रट्टा मारना है, ठीक है, वो बोलते बस बेटा ये रट्टा मार ले। काफ़ी बार परसेंटेज, रेशियो इसमें रट्टा मरवाते हैं, विच इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, है ना। मतलब उससे आपका ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि वो लोग ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाले, उससे एक स्टेप आगे पूछेंगे और वहाँ पे फिर आपसे आंसर रट्टा नहीं दे पाएगा। क्लियर है। एक और एग्जांपल देता हूँ, जिससे ये बहुत सिंपल है, शायद आपको इसका रीजनिंग भी पता हो, बट एक एग्जांपल के जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जब ये 2 रेशियो दिए हो और आपको 2 रेशियो को कंबाइन करना हो, तो आपको ऐसा रट्टा मरवा देते कि बेटा 6 × 7 कर ले 42, 5 × 7 कर ले 35 और 5 × 8 कर ले 40, बस ये रट्टा मरवा दिया कि बेटा इसको 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 ऐसे मल्टीप्लाई कर देना, तेरा आंसर आ गया। अब दिक्कत कहाँ पे होती है, अगर मैं यही चीज़ में नंबर बड़े बड़े होंगे, अब आप ये तो कितना बड़ा जाएगा, ये कितना बड़ा जाएगा, तो वो मेथड सही नहीं है। आप में से काफ़ी लोग को पता होगा कि हम इसका LCM ले लेंगे तो आसान होगा, पर रट्टा मारने वाले बच्चे के लिए तो डिफ़िकल्ट हो गया, है ना। तो रट्टा नहीं मारना, और अभी तो ABC था, क्या पता ABCD भी आ जाए, तो रट्टा मारने वाले के लिए क्या एक और मेथड रट्टा मारोगे, है ना। तो रट्टा नहीं, लॉजिकल समझने से आपकी स्पीड बढ़ती है। तो पहले तो ये चीज़ समझनी है। क्लियर है ना। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन, ये तो मैंने यूट्यूब पे देखा तभी मुझे स्ट्राइक हुआ कि हाँ यार ऐसा लोग पढ़ा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो था, अब मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं समझा रहा हूँ, अभी सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ। ऑफ कोर्स आप पोस्ट करके खुद ट्राई कर सकते हो अगर आपने कुछ पढ़ाई की है, पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो जस्ट समझना है कि मैं क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी बार आपको यूट्यूब में बताएंगे बेटा ऐसा क्वेश्चन है ना, तो बेटा कुछ नहीं करना, यहाँ पे जो पहला रिमाइंडर हो उससे ये 56 को डिवाइड कर दे तो क्या रिमाइंडर बचेगा। अब आप बोलोगे सर 152 डिवाइड बाई 56, 56 2 ज़ा 112, 40 बचेगा, तो 40 मेरा आंसर है, जो कि सही भी है। तो बोलेंगे बस बेटा, और आप खुश भी हो जाते हो कि वाह सर, कमेंट सेक्शन आ जाता है, सर क्या मेथड बताई, मज़ा आ गया आज तो। लेकिन यहाँ पे ही दिक्कत है, स्टूडेंट्स को प्लीज़ नहीं करना, उसको समझाना है, सिखाना है, और मेरे पास तो ही आना कि आपको समझना है, सीखना है। तो यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे होती है, क्योंकि ये जैसे आपने रट्टा मारा, आपने ये आंसर तो निकल गया, पर ये देखिए सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर बदल दिए। और आपको अगर लगता है कि अभी तो सर ने सिखाया था, यही कर लेते कि 101 डिवाइड बाई 18, तो 101 डिवाइड बाई 18, 18 × 5 90, 11 बच गया और 11 आपका आंसर है, तो ये गलत है। तो यही तो चीज़ है, और इसका आंसर एक्चुअली कैन नॉट बी डिटरमाइंड आता है। अब ये सब क्यों होता है वो मैं बाद में समझाऊंगा, इस पे मैं अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट मुझे अभी ये मैसेज कन्वे करना है। ये तो हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें पढ़ेंगे, है ना, पर मुझे जो मैसेज कन्वे करना है वो रट्टा जहाँ दिखे ना कि बेटा ये कर लेना, भाग जाओ उधर से, अगर सीसेट क्लियर करना है।
समझ में आ रहा है भाई? ये बहुत ज़माने पहले बैंक का क्लरिकल एग्ज़ाम इस तरह से निकला करता था, अब तो वो भी इतना टफ हो गया है कि वो भी आपका लॉजिक चेक करते हैं। तो कोई भी जगह पे रट्टा कराए वो आपको कुछ काम नहीं आने वाला। पहले ये चीज़ समझिए, अंदर से चीज़ों को समझना। आप सीसेट का पेपर देखिए तो पता चलेगा। काफ़ी जगह पे आप बोलना जो पढ़ाया था ऐसा कुछ आया, बोलेंगे ना भाई ऐसा तो कुछ नहीं आया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे आपने देखा फंडामेंटल्स को रियल सेंस में समझना इम्पोर्टेंट है, तो उसी तरह से नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट्स। कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट क्यों होते हैं? बेसिकली कुछ शॉर्टकट्स ऐसे होते हैं कि जो अगर आपने, जैसे मैं कैट पढ़ाता हूँ तो मुझे काफ़ी सारे कैलकुलेशन शॉर्टकट्स या कंसेप्चुअल शॉर्टकट पता है कि जो नॉर्मली आप बहुत ही लंबे तरीके से कर लेते हो। समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूँ a इज़ 1/3 मोर देन b, तो मैं फटाफट बोल देता हूँ कि a इज़ टू b 1/3 मोर है तो 4:3 है। आप में से भी होपफुली काफ़ी लोग कर पाते होंगे, पर काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि अच्छा a इज़ 1/3 मोर देन b, तो b अगर x है तो a x जितना तो है ही, प्लस 1/3 ऑफ x और बड़ा है, तो ये रेशियो हो गया। अब इसमें से x कॉमन निकाल देते हैं, तो 1 + 1/3 और इज़ टू x। अच्छा, अब ये x तो दोनों तरफ कट जाता है, 1 + 1/3 होता है 4/3 इज़ टू 1, 3 उधर जाता है तो 4:3। अब आप ही देखिए, जब 1/3 मोर तो लॉजिक वाला बंदा क्या बोलेगा, अच्छा इसके पास अगर 3 रुपये है तो 3 का 1/3 तो 1 ही होता है। मेरे पास अगर आपसे 50% ज़्यादा है, यानी आधे ज़्यादा है, तो आपके पास 100 है तो मेरे पास 100 के आधे, 50 ज़्यादा 150 है, तो 1/3 मोर। तो बोलते हैं अगर उसके पास 3 है तो 3 का 1/3 1 मोर, मेरे पास 4 है। अब आपको कोई ऐसा सिखाए तो आप तो सीख लेते हो, जब तक आपको पता ही नहीं है कि ये ऐसे हो सकता था। समझ में आ रहा है? तो चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली लॉजिकली उसको समझने की ट्राई करो, रादर देन उसकी इक्वेशन बनाओ, उसका रट्टा मारो। क्लियर है? अब फॉर एग्जाम्पल एक ये क्वेश्चन, आप कोई भी वीडियो देख लेना भाई, मैं आपको ओपन ऑलमोस्ट चैलेंज है, मुझे नहीं लगता, मतलब मैंने देखे तो नहीं है, बट नॉर्मली क्योंकि सीसेट पढ़ाने वाले को कैट लेवल का कुछ आइडिया नहीं होता, तो वो लोग सीसेट 2023 का ये क्वेश्चन है, आप जैसे ऐसा डालना सीसेट 2023 पेपर सोल्यूशन, कोई भी वीडियो जिसमें मिलियन व्यू हो, या मिलियंस तो शायद नहीं होंगे पर 1 लाख 2 लाख व्यूज़ हो, उसका वीडियो देखना। ये क्वेश्चन उसने कैसे सॉल्व किया, वो साइक्लिसिटी के थ्रू बहुत लंबे तरीके से सॉल्व करता है। और काफ़ी सर तो बोलते भी है कि क्या टफ क्वेश्चन था, इतना टफ पूछ लिया, लेकिन कुछ टफ नहीं था। अगर आपको कैट का मेथड पता हो, देखिए मेथड, उसका लॉजिक, ये सब मैं पढ़ाऊँगा, अभी मैं बता नहीं रहा हूँ, पर अगर आपको पता होता तो आप ये समझते अच्छा 9 जो है वो 99 बार है तो सिर्फ 3 ही बार इंपॉर्टेंट है, 96 बार तो वो गया। और डिवाइड बाय, हमें डिवाइड किससे करना है, 13 से, तो 13 × 7 91, 8 बच गया 89, 13 × 6 78, 78, 11 बच गया, 11 आंसर है। और ऐसा आपको कोई नहीं बताएगा। अब इसके पीछे पूरा लॉजिक है, मैकेनिज्म है, जो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक पता नहीं, आप देख लो, आपने खुद ने भी अगर पोस्ट करके ट्राई किया होगा तो वही साइक्लिसिटी वाला मेथड बहुत लंबा हुआ होगा। और ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन सीसेट 2023 का, देखिए वापस ये चीज़ पूछी थी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था। काफ़ी लोग लिस्ट बनाते हैं, लंबे लंबे मेथड करते हैं। अगर आपको लॉजिक पता है, आप खुद पोस्ट करके ट्राई कर सकते हो, बहुत लंबा मेथड, या कहीं पे भी देख लीजिए जैसे मैंने बोला, क्योंकि भाई कैट नहीं पढ़ाते ना, उनको ये पता नहीं है। पर अगर आपने वो कॉन्सेप्ट सीखा होता, नॉर्मली आप परम्यूटेशन सीखते हो, कॉम्बिनेशन सीखते हो, कभी कॉम्बिनेशन विथ रिपीटेशन नहीं सीखते, क्योंकि लोग नहीं पढ़ाते। लेकिन क्योंकि जब भी मैं देखता हूँ कि अच्छा सीसेट इस लेवल तक का पूछ रहा है, तो मैं उसका कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट पढ़ाता हूँ, या उससे आगे एक स्टेप भी बढ़ा के वो भी सिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, पूरा कैट तो नहीं पढ़ना, पर कैट का वो पार्ट जो सीसेट में आता हो उसको ध्यान देना है, और वो हमें हमेशा पूछना है, सीखना है। तो यहाँ पे करना कुछ भी नहीं था। अगर 99% मार्क्स आए 4 पेपर में, यानी 4 कटे हैं, और ये 4 सब्जेक्ट के बीच में, तो कुछ नहीं करना था, 4C4 विथ रिपीटेशन का फॉर्मूला लगाना था। और ये कॉन्सेप्ट वाइज मैं सिखाऊंगा क्यों विथ रिपीटेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है। पर एक बार जिसने सीख लिया है वो तो बस इतना करेगा, 4 + 4 8, तो ये हो गया 7C3। 7C3 होता है 7 6 5 अपन 3 2, 3 2 तो कट गया, 7 5 जा 35। तो चीज़ को जब तक आपने लॉजिकली नहीं सीखा होगा वो बहुत लंबा होता है। और मैं उसी पे ध्यान देता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट।
जैसे ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया, फिर मैंने 2 एग्जाम्पल जो रियल एग्जाम में आए, आप कहीं पे भी देख लो, बाकी किसी ने ये सॉल्व कैसे किया है वर्सेस दिस मेथड्स। तो ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है, फाइन, और इसी पे हम वर्क करेंगे। नेक्स्ट इज लॉजिकल शॉर्टकट। देखिए लॉजिकल शॉर्टकट वापस काफ़ी क्वेश्चंस में बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो लॉजिकल शॉर्टकट क्या होते हैं, एक सिंपल सा चीज़ समझाता हूँ कि जब आप लॉजिक यूज़ करो, आपकी लेटरल थिंकिंग डेवलप हुई हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़, प्रॉब्लम देख के समझ में नहीं आता कि अच्छा क्या इक्वेशन बनेगा, दिखता है अच्छा ये सीधा कैसे आ जाए, वो जब अंडरस्टैंडिंग आती है तो बहुत तरह आसान होती है। वापस कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ, धीरे धीरे वो तो डेवलप होगा, पर अभी के लिए कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आपको समझ में आए कि ये है क्या। देखिए जैसे ये क्वेश्चन होता है ना, तो लोग करते हैं, पहले आप पोज करके पूरा देख सकते हो, समझ सकते हो क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है कि 47 क्लब मेंबर्स की एवरेज 41 ईयर्स एवरेज थी, तो आप बोलते हो 47 × 41, ठीक है। अब 5 मेंबर चले जाते हैं और अब ये पता चलता है कि जो क्लब मेंबर अब बचे हैं उनकी एवरेज एज वही हो गई जो क्लब मेंबर्स की 5 महीने पहले थी। तो क्लब मेंबर्स की 5 महीने पहले, तो आज अगर 41 है तो जो टोटल जो भी क्लब मेंबर थे उसकी 5 महीने पहले तो क्या एवरेज थी, 40 ईयर्स और 7 महीने। तो 40 ईयर्स और 7 महीने, और अब तो क्योंकि 5 चले गए तो 42 की एवरेज ये आ गई, तो 47 की 41 ईयर्स। अब ये तो मल्टीप्लाई भी कैसे करें, ये भी थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये 47 लोग का टोटल है, ये 42 लोग का टोटल है, इसका माइनस करो तो 5 लोग का टोटल आएगा, और उसको डिवाइड बाय 5 करो तो 5 लोग की एवरेज आ जाएगी। ये ठीक है, गलत कुछ भी नहीं है, वही हमें पूछा है जो 5 मेंबर चले गए उसकी एवरेज। लेकिन ये कर लो भाई, कितना लंबा होगा, बहुत ही लंबा होने वाला है ना, क्योंकि ये 41 ईयर्स है और ये ईयर और महीने हैं, तो ये मल्टीप्लाई कैसे होगा। अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये कितना टफ है। अब होता क्या, अगर आपने लॉजिकल डेवलप किया होता तो आप सीधा सीधा क्या सोचते पता है, आप सीधा ये सोचते कि अच्छा अगर वो 5 गए, वो भी 41 ईयर्स वाले ही होते तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, बाकी लोग की भी 41 रहती है एवरेज। एवरेज क्या होती है, जो सबके पास है, सबके पास 41 की एज थी, पर ये बंदे हैं ना खुद की तो 41 लेके चले गए, प्लस बाकी जो बचे थे उसके 5-5 महीने लेके चले गए, तभी तो उसकी एवरेज 5 महीने डाउन हो गई। कितने लोग थे भाई, 42 लोगों की 5-5 महीने वो लोग लेके गए, 42 लोगों के 5-5 महीने, कितने 5 लोग मिलके, तो एक बंदा तो 42 मंथ लेके गया है ना। तो 41 ईयर तो वो खुद का लेके गया, प्लस 42 मंथ क्या होता है, 3.5 साल, तो प्लस 3 साल एंड 6 महीने, 44 ईयर्स 6 महीने, ये रहा आपका आंसर। तो जब लॉजिक डेवलप होता है तो कैलकुलेशन भी आसान हो जाते हैं, आप चीज़ों को यूँ सॉल्व करते हो जब उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है। वापस अगर अभी आपको ये समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप ही करने वाले हैं। अभी तो ये पहला वीडियो है, तो मैं जस्ट कन्वे करना चाह रहा हूँ कि चीज़ें कितनी आसान हो सकती है ना, वो जस्ट मुझे कन्वे करना है। यहाँ पे देखिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वापस देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप पोस्ट करके वीडियो समझ सकते हो, देख सकते हो कि कैसे होगा। लोग नॉर्मली इसको वेन डायग्राम से करने की ट्राई करते हैं और बहुत लंबा हो जाता है, आई आर्म लेग ऐसा सब बना दे के, आई आर्म लेग की इंजरी, ये जो तीनों की इंजरी हुई हो, ये सिर्फ आर्म की हुई हो, ऐसा सब। पर ये बहुत ही लंबा मेथड है। लॉजिकली क्या हो सकता था, शांति से समझते। देखिए अगर आपने देखा हो तो ये 100 लोग हैं जिसको इंजरी कितनी हुई है, 30, 50, 70, यानी कि टोटल हो जाएगी 150। 100 लोग हैं उनको 150 इंजरी हुई है। आपको भी पता है कि किसी को 1 इंजरी हुई होगी, किसी को 2, किसी को 3, टोटल 100 लोग हैं और टोटल 150 इंजरीज है ना। अब हमें ये भी बोल दिया है कि 42 लोग हैं, उसको तो एग्जैक्टली 2 इंजरी हैं, तो 42 लोग की 84 इंजरी निकाल गई। अब जो लोग बाकी बचे वो 58 लोग बाकी बचे, और इंजरी भी 150 में से 84 हटा दो, 66 बाकी बची। अब तो सबको या तो 1 इंजरी है या तो तीनों 3 इंजरी है ना। अगर सबको 1-1 इंजरी होती तो 58 ही इंजरी होती, 58 लोग 58, 8 ज़्यादा है, यानी कुछ ही लोग को तो 3 इंजरी है। 1 की जगह 3 इंजरी होने से 2 एक्स्ट्रा कवर हो जाती है, हमारे पास 8 एक्स्ट्रा है ना। 2 एक्स्ट्रा कवर हो जाती है, 8
2 की जगह 8 यानी इंटू 4, तो 4 लोग यहाँ पे होंगे और बाकी के 54 लोग यहाँ पे होंगे। समझ में आ रहा है? वापस देखिए 54 लोग को एक इंजरी होगी और बाकी 4 लोग को 3, तो कितनी हो जाएगी? 54 प्लस 12 होगी ना, 58 लोग, 66 इंजरी। तो ये लॉजिक अगर होता तो आप ऐसा वेन डायग्राम, और ये देखना आप बहुत लंबा होता है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ ये समझाने की ट्राई कर रहा हूँ कि जैसे लॉजिक डेवलप होता है आपको चीज़ें दिखने लगती है वो कहाँ पे, और उसके ऊपर हम मेहनत करने वाले हैं। और वो A to बेसिक से स्टार्ट होगा, ये लेवल थोड़ी सीधा है ना। तो बेसिक से जब स्टार्ट होगा तब जाके फाइनली आप ऐसे खेल सकते हो चीज़ों के साथ, और उसके ऊपर मुझे आपको लेके जाना है। ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया था। समझ में आ रहा है? इन केस कोई बंदा इंटेलिजेंट है वो समझ पाएगा कि अच्छा ये कितना बड़ा शॉर्टकट है। जो बिगिनर्स है उसको सिर्फ एक मैसेज कन्वे कर रहा हूँ, बाकी लोग पोज करके सोच के समझ सकते हैं। अब किसी को भी दे देना है ना ये एग्जाम्पल, कोई भी सर फैकल्टी इसको कितने लंबे तरीके से करता है, तब आपको पता चलेगा कि वो बिटीट्यूड है क्या, है ना। तो यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन है भाई, आप पोस्ट करके वापस ट्राई कर सकते हो, लेकिन देखिए बहुत लंबा है, बहुत ही टफ पड़ जाएगा। आप इतने बड़े बड़े इक्वेशन बनेंगे कि कोई बोलेगा सर इसके तो छोड़ देना चाहिए, पर देखिए कुछ नहीं, समझाता हूँ। ओके, यहाँ पे 104 किलोमीटर तो हम चल गए थे, 104 किलोमीटर तो हम मान लो चल गए थे। यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, आपकी स्पीड कम हो गई और उसके चलते आप 3 घंटे लेट पहुँचे। जब पहुँचे तो 3 घंटे लेट हो गया। आगे ये बोला है कि अगर ये एक्सीडेंट 12 किलोमीटर के बाद हुआ होता, यहाँ पे नहीं, और 12 किलोमीटर के बाद हुआ होता, 12 किलोमीटर चलने के बाद यहाँ से फिर आप लेट होते हैं, और वो लेट कितना होते हैं, वो बोला है 2 आवर्स और 45 मिनट ही लेट होते, इतना ही लेट हो जाते। तो समझने वाली बात क्या थी, अगर लॉजिक है तो कोई इक्वेशन नहीं बनेगा, सीधा समझेंगे कि ये 15 मिनट लेट इसी 12 किलोमीटर में हुए, हाँ या ना। तो 15 मिनट लेट होने के लिए 12 किलोमीटर, तो 3 घंटे लेट होने के लिए कितने किलोमीटर होंगे? ऑब्वियसली 15 मिनट की जगह 3 घंटे क्या होता है 180, 15 मिनट में 12, 180 में कितना? ऑब्वियसली 144 किलोमीटर आ जाएगा आपका आंसर। तो यानी ये 144 है, ये 104, 144, 248 ये रहा, है ना। तो चीज़ें इतनी आसान है अगर आप उसको समझो तो। ये यहाँ पे भी यूज़ कर सकते थे, 15 मिनट में 12 किलोमीटर, तो 245 वाला कितना किलोमीटर? 245 क्या होता है 165 मिनट, तो 165 में कितना? तो वो आ जाएगा 132, यहाँ पे 132। तो ये भी आप कर सकते हो, 104 प्लस 12 प्लस 132, वापस वही की वही चीज़ 248। तो देखिए चीज़ें बहुत आसान है अगर आपको लॉजिक पता हो, अगर आपके लॉजिक डेवलप हुए, वरना फिर आप इक्वेशन से चले जाते हो कि चलो इसका डिस्टेंस, बाकी का डिस्टेंस d मान लो, उसकी स्पीड को x मान लो, यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड 5x मान लो, बाकी की स्पीड 4x मान लो, बहुत ही लंबा, है ना, जबकि बहुत आसान चीज़ें थी। तो ये चीज़ हमें सीखनी है, हाँ स्टेप बाय स्टेप होगा। अभी जस्ट मैं एक आइडिया देने के लिए एग्जाम्पल लिए कि कोई अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट है तो वो भी पोस्ट करके सोच पाए कि खुद जो कर रहा है और जो मैं कर रहा हूँ कितना डिफरेंस है ना। तो ये लेवल की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है हमें। ऑलराइट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई 360 डिग्री प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। 360 डिग्री क्या होता है, क्योंकि काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस में मैंने देखा है, फॉर एग्जांपल ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसको तोड़ना है ना हमें, इसको टूट सकता है, इधर से भी टूट सकता है, शायद इधर से भी टूट सकता है, शायद इधर से भी टूट, यानी कि 3 मेथड हो सकती है सॉल्व करने की। फॉर एग्जांपल एक कॉमन सेंस से समझाता हूँ, जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो कितने टाइप का होता है। एक होता है इक्वेशन बना लो सॉल्व कर दो, ऑब्वियसली हम ये सीखेंगे, स्कूल का मेथड है, काम आएगा। लेकिन काफ़ी बार आपको पता है कि लंबा हो जाता है, इक्वेशन बनाना सॉल्व करना लंबा हो सकता है, तो मेथड तो सीखेंगे, लेकिन साथ में हम काफ़ी बार ये भी सिखाऊंगा कि ऑप्शन से कैसे चले जाए, एलिमिनेट कर दे ऑप्शन को, क्योंकि काफ़ी बार अगर ऑप्शन बहुत इक्वेशन लंबा हुआ तो ये काम आएगा। और सबसे पहले तो अगर आपका लॉजिकल मेथड, सबसे पहले तो मैं ये सिखाऊंगा ही, तो अगर ये मेथड काम करता है तो बेस्ट है, क्योंकि सबसे कम टाइम में आंसर देता है। लेकिन फिर हम काफ़ी बार देखेंगे कि यार कोई लॉजिक मेरा चल नहीं रहा, क्योंकि हर एक लोग की एक लॉजिकल रीच होगी। मैं पूरा ट्राई करूँगा डेवलप करने की कि आपकी रीच बने उतनी बढ़े,
पर जहाँ पे आपकी लॉजिकल रीच खत्म होगी, आपको पता चलेगा अब या तो इक्वेशन बनाओ या तो ऑप्शन से जाओ, है ना। और जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इक्वेशन काफ़ी बार लंबा होता है, तो आपको पता चलना चाहिए अच्छा ऐसे ऑप्शन से जा सकते थे, और अगर इक्वेशन आसान हो तो इक्वेशन बना लो। तो जब तक हर एक मेथड नहीं सीखेंगे तो मैं 360 डिग्री लर्निंग कराऊंगा आपको। इक्वेशन कौन सा बनेगा, ऑप्शन से कैसे जा सकते हैं, अगर कहीं पे जा सकते हैं, हर एक में नहीं जा सकते, लॉजिक हर एक में नहीं हो सकता, बट हाँ 85-90% में लॉजिक चलता है। तो जो मेथड्स मैंने सीखा है, लॉजिकल शॉर्टकट, कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट, उससे कैसे कर सकते हैं। तो जब हर एक चीज़ सीखेंगे, देखिए टाइम थोड़ा बहुत जाएगा, वो टाइम की भी हम बात करेंगे आगे के स्टेप में कि कितना टाइम यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें है, समझ में आ रहा है ये चीज़, है ना। तो इसका मैं अभी एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ, पर काफ़ी आपको लगेगा कि सेम टाइप का क्वेश्चन, समझिए सेम टाइप का क्वेश्चन, इसमें जस्ट मैं नंबर बदल दूँ, यहाँ पे समझना, ये जो मैंने समझाया 3 टाइप, एक ही क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर बदल दूँ तो किसी मेथड में ये इक्वेशन से आसान होगा, किसी मेथड में ऑप्शन से आसान होगा, किसी मेथड में लॉजिक से आसान होगा, ऐसा हो सकता है। अब मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एक थ्योरेटिकल बात कर रहा हूँ कि जब हम सीखेंगे ना, तो जब तीनों मेथड आती होगी कि अच्छा इसका इक्वेशन क्या बनेगा, फटाक से, अच्छा ये तो लंबा है, ऑप्शन से चले जा सकते हैं तो कैसे, या तो कोई लॉजिक चल सकता है तो कैसे, हर एक चीज़ समझनी है। तो पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे। भाई सीसेट वही पूछ रहा है, जब तक पूरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है, समझते हैं। आगे देखिए, अच्छा ये तो हमारी बात हो गई कि ये सब है। लास्ट चीज़ लर्न एप्टीट्यूड, यानी कि बेसिकली मैं कितना भी सिखा दूँ ना, वो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, पूछते हैं जो आपके लॉजिक पे डिपेंड करते हैं, कुछ अलग ही क्वेश्चन, अलग ही स्टोरी बनाते हो, कितना भी मैं स्टोरी कवर करूं वो कुछ अलग लेके आएंगे, हर वक्त आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन अभी इसी साल का था, सीसेट 2024 का। अब जब तक आपका लॉजिक क्लियर नहीं होगा कि अच्छा इसे कैसे अप्रोच करें, लोग छोड़ के ही आएंगे ऐसे क्वेश्चन, और हो सकता है वो ऐसे क्वेश्चन बढ़ाते जाए, धीरे धीरे बढ़ाते जाए। तो मैं इसीलिए आपका जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ कि आप इसको झेल पाओ। अब इसका मतलब क्या हुआ, 2 डिजिट नंबर है ABNCD, तो इसका मतलब हुआ कि अच्छा और 3 डिजिट नंबर है ये, ओके, इस दोनों का टोटल ये हो रहा है। तो हम बोलेंगे ये होता क्या है, AB का मतलब 10A + B होता है, CD का मतलब 10C + D होता है, और ये दोनों का जब टोटल करते तो 3 डिजिट नंबर क्या होता है 100 NCE, मतलब 100 + 10C + E। अब सीधी सी बात ये है कि 10C तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, सो 10A प्लस ये तो 2 सिंगल डिजिट नंबर है, B + D करने से मुझे 100 + समथिंग चाहिए, तो A कितना होगा। अगर मैं 8 भी लेता हूँ ना यहाँ पे तो 80 आएगा, और 80 में 2 सिंगल डिजिट कभी 100 तक नहीं पहुँच सकते। तो कॉमन सेंस है कि ये मिनिमम 9 तो करना पड़ेगा, 90, और ये दोनों शायद 7-8 रख दूँ तो 15, 105 तक शायद चले जाए, हाँ है ना, ऐसा कुछ भी रख दूँ, 8-9 रख दूँ, कुछ भी, बट बेसिकली ये मिनिमम 9 करना पड़ेगा, तो एक ही वैल्यू एक ही पॉसिबल। और ऐसा क्वेश्चन इन्होंने देखो इसी साल पूछा। तो जेन्युइन अंदर से अंडरस्टैंडिंग अगर जब तक डेवलप नहीं होगी तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये बहुत ही ज़रूरी था, और यही हम करते हैं जब अलग अलग लॉजिकली सीखेंगे, कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट होगा तो ऐसे क्वेश्चन हम समझ पाएंगे। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि ये कराया है वही अप्लाई करना है, ऐसा नहीं है, कुछ अलग स्टोरी है, आपकी जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे काम आएगी। जैसे ये क्वेश्चन भी इसी साल का है, आप खुद देखो, पोज करके कर सकते हो, दिक्कत इतनी बड़ी है नहीं। पर काफ़ी बार लोग क्या करते हैं कि अच्छा यहाँ पे 5, बीच में कुछ भी 4, 3, 2, 1, यहाँ पे बीच में 1, 2, 3, 4 जगह पे प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन आप रख सकते हो, ठीक है, पर मिनिमम वैल्यू करनी है, और वो भी नेगेटिव में नहीं जानी चाहिए। तो हम सोचते हैं यार, यानी जितना प्लस करो उतना कुछ माइनस कर दो, बने उतना 0 की तरफ चले जाओ। 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15 होता है, तो अगर प्लस में 8 भी हुआ तो -7 ही होगा, है ना। अगर मैं बोलूँ चलो 5 और 3 प्लस रखते हैं, यहाँ प्लस, यहाँ 2 जगह माइनस कर देता हूँ, तो 5, और यहाँ पे तो फिर प्लस करना पड़ेगा, तो फिर ये 5, 3, 8, 1, 9 हो जाएगा, क्योंकि हम 2 ही बार प्लस और 2 बार माइनस किया, तो ये तो दिक्कत हो गई हमारा। 5 और 3 8, 1 9 -7 तो 2 बच गए। तो काफ़ी लोग 2 भी आंसर दे सकते हैं। कुछ लोग थोड़े स्मार्ट हो गए तो वो समझेंगे नहीं ऐसा नहीं करते ना, हम जहाँ पे प्लस किया वो यहाँ पे प्लस करते हैं, यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ माइनस, यहाँ पे प्लस, क्योंकि प्लस 2 से ज़्यादा बार यूज़ नहीं कर सकते। तो अब 5, 3, 8 -7,
तो 1 आ गया। कोई लोग 2 आंसर करेंगे, कोई लोग 1 करेंगे, लेकिन ये आंसर तो सब गलत है क्योंकि आपने मल्टीप्लाई यूज़ ही नहीं किया। और आप हमेशा सोचते हो सर मल्टीप्लाई तो यूज़ करेंगे तो बढ़ जाएगी वैल्यू, या तो शायद माइनस में चली जाए। जैसे यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 4 × 3 12 और फिर माइनस लगा दूँ तो -12 और प्लस लगाऊँ तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो लोग सोचते हैं मल्टीप्लाई कहाँ करना चाहिए था, तो कहाँ करना चाहिए था? आपको ये समझना चाहिए था ना कि नॉन नेगेटिव में स्मॉलेस्ट क्या होता है, 0। 0 की ट्राई करते। 0 कब बनेगा? क्योंकि ये 15 है, तो मैं काम करता हूँ ना 7 - 7, पर टोटल तो 15 है। 5 4 9 3 12 2 14 1 15। तो सीधी सी बात क्या थी कि यहाँ पे मैं इंटू कर दूँ, है ना। यहाँ पे 5, यहाँ पे +2 × 1 तो 7 ही हो गया, और ये -4 - 3 -7 तो हो गया 0। तो आंसर तो आपका 0 था। तो ये अंदर से अंडरस्टैंडिंग नंबर्स के साथ खेलने की, और इसीलिए मैंने वो पहला टाइम दिया कि नंबर से खेलने के लिए मेंटल मैथ्स जब आता होगा ना तो ये कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। ऐसा आइडिया स्ट्राइक होंगे, और ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा दिया और आ गया, कुछ भी अलग। ऐसी तो 1000 स्टोरीज में बना सकता हूँ। और सीसेट यही करना चाह रहा है कि आपको कोई सिखा ना दे, आपको कोई जस्ट सिखा दे बेटा ऐसा क्वेश्चन ऐसे करना, ऐसा क्वेश्चन ऐसे, ऐसा क्वेश्चन ही ना पूछे। और इसीलिए तो मैं आपका लॉजिकल डेवलपमेंट पे हमेशा ध्यान दे रहा हूँ। आई होप द थिंग इज क्लियर। तो बेटीट्यूड टेक्निक क्या है भाई? यही चीज़ है एक्सक्यूज मी, यही चीज़ पे हम ध्यान देंगे। और अगर आपको डेमो, देखिए यहाँ तो मैं यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स दे रहा हूँ, लेकिन अगर आप शांति से उसको स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो वहाँ पे क्या होगा, आपको हर एक वीडियो के साथ असाइनमेंट होगा, टेस्ट होगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप अगर पूरा अंडरस्टैंड करना है कि बेटीट्यूड कैसे पढ़ाता है, तो जो डेमो जो इसका डेमो बैच में ले रहा हूँ सिर्फ 10 रुपये में, मैंने जो मेरे बेटीट्यूड ऐप है 10 रुपये में आपको एक्सेस मिल जाएगा। पूरा प्रोसेस रहता है। तो देखिए मैं हट जाता हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिए। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हो तो प्ले स्टोर पे बेटीट्यूड सर्च करिए और ऐप डाउनलोड कीजिए। लॉगिन करने के लिए यूज़ अनदर मेथड पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कीजिए। लेकिन अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो ऐप स्टोर पर क्लास प्लस सर्च करके ऐप डाउनलोड कीजिए। ऑर्गेनाइजेशन कोड की जगह ZJIXU टाइप करें और अपने मोबाइल नंबर के साथ साइन अप करें। साइन अप करने के साथ ही आप बेटीट्यूड के होम पेज पे आ जाते हो। अब आप स्टोर टैब पर क्लिक करें और कोई भी फुल कोर्स को खरीदने से पहले आप सिर्फ 10 रुपए में कोई भी कोर्स का डेमो खरीद सकते हो। तो पूरा प्रोसेस है ना, आपने समझ लिया। बस जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसमें ढेर सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, 25 वीडियोस आपको मिलेंगे मिनिमम। तो अगर आपको हमारे साथ लर्निंग करनी है तो स्टार्ट कर दीजिए, और अगर एक बार अच्छा लगता है तो आप फिर फुल टाइम भी ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा, स्टूडेंट्स को इसके लिए कितना टाइम देना है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, क्वांट वाला तो आज कर लिया, नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट पार्ट पे हम बात करेंगे रीजनिंग की एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो उसके बाद साथ साथ हम बात कर लेंगे कि स्टूडेंट्स को ओवरऑल सीसेट के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा। फेयर इनफ। सो आई होप दिस इज क्लियर and I hope you enjoyed the video. So keep watching and keep learning.